हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फटाफट जीके सीरीज का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके टॉप 100 वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे, बीएसएससी और यूपी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेलवे के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। देखिए फर्स्ट क्या करा है, न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किसको? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो थे, जिन्होंने गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। बाद में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या फांसी दे दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। किसकी सजा दी थी? फांसी की सजा। कहा कि इसके बाद शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में जो आपका मुगल चित्रकला थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब अपने बुलंदी पर थी। ठीक है, इसके दरबार में, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मोहम्मद मुराद थे। मतलब जहांगीर के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें से उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मोहम्मद मुराद थे। ठीक है, जहांगीर संस्कृत भाषा के विद्वान, जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। मतलब अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। कौन आए थे? सर टॉमस रो। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां और किसकी मकबरा का? इत्माद उद दौला का मकबरा भी का निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI है, कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापन कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड था किसका? स्थापत्य कला का। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। दारा शिकोह सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता और रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। फारसी में भागवत और रामायण का भी फारसी में अनुवाद कौन करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को किसके रूप में जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। शाहजहां को, शाहजहां का बेटा भी था औरंगजेब। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब विजय हुए। धर्मट के युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ, औरंगजेब विजय हुए। और सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ, औरंगजेब विजय हुए। ठीक है, विजय हुए, अपने पिता को बंदी भी बनाए थे। देवराय का युद्ध 1659 में औरंगजेब विजय हुए। धर्मट का युद्ध 1658 औरंगजेब विजय हुए। धर्मट के बाद क्या इसका सामूगढ़ का युद्ध, इसमें भी औरंगजेब विजय हुए 1658 में। देवराय का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब विजय हुए। अब कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ, औरंगजेब का। मुगल का साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ, औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्य अभिषेक 1959 में करवाया था। 1959 में करवाया था औरंगजेब ने। सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था उस समय, 1959 में करवाया था। सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था। ठीक है,
औरंगजेब का को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने सिख धर्म के नवे गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अर्जुन देव को फांसी की सजा कौन दिया था? वो जहांगीर ने। ठीक है, अब क्या करा है? करा है कि जो औरंगजेब थे वो अपने सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने 1666 में क्या किया था? शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया। औरंगजेब प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब ने प्रसिद्ध बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंड को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंड को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कितना थी? 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म के अनुयायी थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म के अनुयायी थे। मुसलमान के दो धर्म होते थे उस समय, कौन? शिया और सुन्नी, अभी भी है। तो वो सुन्नी धर्म के अनुयायी थे। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह को नेतृत्व राजाराम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजाराम और गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय हुए थे जाट का विद्रोह, जिसका नेतृत्व राजाराम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष थे। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां। अंग्रेजों और मराठों के मध्य सूरत की संधि हुई थी। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1775 में सूरत की संधि, 1775 में अंग्रेज और मराठों के मध्य पुरंदर की संधि, 1776 में अंग्रेज और मराठों के मध्य पुरंदर की संधि, 1776 अंग्रेज और मराठों के मध्य सूरत की संधि, 1775 अंग्रेज और मराठों के मध्य बड़गांव की संधि 1779 में बड़गांव की संधि, जो किसके? अंग्रेज और मराठों के मध्य हुआ था। सूरत की संधि 1775 अंग्रेज मराठों के मध्य, पुरंदर की संधि 1776 अंग्रेज और मराठों के मध्य, बड़गांव की संधि 1779 अंग्रेज और किसके मध्य? मराठों के मध्य। सालाबाई की संधि 1782, सालाबाई की संधि 1782, सालाबाई की संधि 1782 अंग्रेज और मराठों के मध्य। बसीन की संधि 1802 बसीन की संधि 1802 अंग्रेज और मराठों के मध्य। देवगांव की संधि 1803, देवगांव की संधि 1803, देवगांव की संधि 1803। राजपुर घाट की संधि 1804, राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1804 में। नागपुर की संधि 1816, नागपुर की संधि 1816, नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818, मंदसौर की संधि 1818 अंग्रेज और मराठों के मध्य। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। VVI शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में शिवाजी के मंत्रिमंडल थे। और अष्ट प्रधान हो गया, ये अष्टाध्यायी किसमें था? तो ये हो गया शिवाजी की मृत्यु 1680 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। ठीक है। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका ज्ञानेश्वर
भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था कौन? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, ज्ञान रहेगा तो भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखेगा क्या? ज्ञानेश्वर, ज्ञान रहेगा तो। अब रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ। एकनाथ है रामायण, रामायण में एक नाथ है, मतलब रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ। एकनाथ राम भगवान, तो एकनाथ लिखेगा उस पर भावार्थ रामायण पर टीका। ट्रिक बना लीजिए, एकनाथ राम। ठीक है। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। संभाजी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेरा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य। पालखेरा का युद्ध 1728 में पालखेरा का युद्ध 1728 में, सब महाराष्ट्र में है, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के मध्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 सालबाई की संधि के तहत ये समाप्त हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें अंग्रेज और किसके बीच, मराठा के बीच हुआ था 1803 से 5 में देवगांव की संधि। देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में पेशवा पद की समाप्ति की गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो 1817 से 19 में था, पेशवा पद की समाप्ति की गई। करा कि मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दावली के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दावली के मध्य। अहमद शाह अब्दावली के मध्य। ठीक है। मुगल साम्राज्य में चौथे एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मराठी के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता है था स्वराज्य क्षेत्र। मराठी के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। जहां पर मराठी का नियंत्रण था उस क्षेत्र को स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा शब्द पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। कहावत है स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र राज्य और उनके संस्थापक कौन थे? अवध स्वतंत्र राज्य बना, उसका संस्थापक था सादत खां। अवध का सादत खां, अवध का सादत खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां। अवध सादत खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला, सादुतुल्ला। कर्नाटक करेगा नाटक सादुतुल्ला खां। हैदराबाद का चिनकिलीज खां और या निजाम उल मुल्क, ये हैदराबाद भीविया है। ये आपका अवध और बंगाल ये भीविया है। हैदराबाद का संस्थापक था, ये स्वतंत्र बना था तो इसका संस्थापक बना, स्वतंत्र हुआ था स्वतंत्र राज्य बना था तो इसका संस्थापक हैदराबाद का चिनकिलीज खां। चिनकिलीज हैदराबाद चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क दोनों होता है। निजाम को भी हैदराबाद का संस्थापक माना जाता है और चिनकिलीज खां को। कराए भरतपुर का संस्थापक था, भरतपुर में रहेगा चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख जहां तहां हंसेगा, लंपट रहेगा तो क्या करेगा? जहां तहां हंसेगा, जहांदार शाह। लंपट मूर्ख जहां तहां हंसेगा, जहांदार शाह। घिरनीत कायर, घिरनीत कायर किसको कहा जाता था? घिरनीत कायर के नाम से कौन जाना जाता था? फ्रुक्सियर, सियर। देखिए घिरनीत कायर वो हमेशा क्या करेगा? सियार की तरह सबको काटेगा फटेगा। घिरनीत कायर रहेगा तो फ्रुक्सियर सियार बन जाएगा फ्रुक्सियर, तो घिरनीत कायर। ठीक है। रंगीला डांस कौन करेगा? रंगीला बादशाह कौन कहलाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए जहां तहां हंसेगा नंबर मार्क, लंपट मूर्ख जहां तहां हंसेगा, जहांदार शाह। घिरनीत कायर घृणा कौन करेगा? घृणा करेगा और घिरनीत कायर कौन कहलाएगा? सियार कहलाएगा। सियर फ्रुक्सियर। रंगीला जहां तहां हंसेगा मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु को। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जिसको सैयद बंधु कहा जाता है। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को।
नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। नादिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून। रंगून जो बर्मा में है, बर्मा में पड़ता था। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून। थोड़ा सा दोस्तों हम स्पीड रखते हैं क्योंकि कंप्लीट कर सके, आपको रिवीजन करने में आसान हो, स्पीड में आप रिवीजन कर सकते हैं। उत्तर मुगल शासक का बात करेंगे तो बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712 तक बहादुर शाह का टाइम पीरियड था। 1707 से लेकर के 1772 तक बहादुर शाह का टाइम पीरियड उत्तरकालीन मुगल में। जहांदार शाह का 1712 से 13 में, एक ही साल के लिए रहा जहांदार शाह। ज्यादा हंसेगा तो क्या रहेगा, एक साल 12 से 13 में। फरुखसियर 1713 से 1719, घिरनीत कायर जिसको कहा जाता था फरुखसियर। जहांदार शाह को क्या कहा जाता था आपको, लंपट मूर्ख। फरुखसियर को घिरनीत कायर, ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला था तो रंगीला आदमी ज्यादा दिन तक शासन करेगा। 1719 से लेकर के 48 तक मोहम्मद शाह रंगीला था तो ज्यादा दिन तक रंगीन जीवन जीतेगा। तो 1719 से लेकर के 1748 तक देख लीजिए, लगभग कितना 30 साल के आसपास इसने शासन किया, ठीक है। अहमद शाह 1748 से 54, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 54 से 59, 1754 से 59, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, ये उत्तर मुगल कालीन है। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857, बहादुर शाह से पहले अकबर थे, अकबर से पहले शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में किया था, जिन्होंने कालीकट जर्मोनिन कालीकट का शासक है जो केरल में पड़ता है, वहां का शासक जर्मोनिन था, उसके दरबार में पहुंचा था। भारत एवं यूरोपीय बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था, वास्को डी गामा 1498 17 मई। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, जो अंग्रेज था, उसको बंबई दहेज में दिया था 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई, अंग्रेज ये ब्रिटेन का महाराजा जो होते थे उस समय, अंग्रेज का उस समय राजा होते थे, उसको कहा कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था 1661 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिसो द अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिसो को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसे से गोवा जीता, यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीता था यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी कोची में। पुर्तगाली अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी कोची में। डचों ने अपनी व्यापारी कोठी खोली थी, अपनी पहली व्यापारी कोठी की थी मुसलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी मुसलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दी गई सूरत में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी गई सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध 1759 में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस 1609 में। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस 1609 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया 1615 में। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में 1615 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में। कह रहा है कि चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए
ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। ठीक है, अब देखिए विदेशी कंपनी और उसका स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना स्थापना 1600 में। डच का 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के डच इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए पटना, दरभंगा के इमली, इमली जो होता है इमली, ऐसे याद रखिए इमली, इमली, ठीक है। पटना दरभंगा के इमली खट्टा होता है। पहले आया पुर्तगाली, दूसरा में डच, तीसरा में क्या है अंग्रेज, चौथा में डेनिश, पांचवा में फ्रांसीसी। कहा है कि युद्ध और वर्ष और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में एला सापल की संधि के तहत समाप्ति हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में एला सापल संधि के साथ समाप्त हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 पेरिस की संधि। ठीक है, अब देखिए युद्ध, वर्ष और संधि, गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मद्रास की संधि तहत समाप्त हुई, मद्रास के संधि के तहत। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संधि था बैरिंग हेस्टिंग्स के तहत मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 में 84 में, 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसको समाप्त किया गया मंगलोर की संधि के तहत, और उस समय गवर्नर जनरल थे बारिंग हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बारिंग हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस थे कौन, गवर्नर जनरल। 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799। कराए किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था अपनी राजधानी को मीर कासिम। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा शुरुआत की थी, मुर्शिद कुली खां। बंगाल में इजारेदारी प्रथा शुरुआत की थी, मुर्शिद कुली खां। बंगाल में इजारेदारी प्रथा शुरू की थी, मुर्शिद कुली खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, अलीवर्दी खां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था, अलीवर्दी खां के शासनकाल में। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध 1740 में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 में, इसी के कारण 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच, अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम के द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को। कौन कौन शामिल था, अंग्रेज और इधर से कौन कौन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, 22 अक्टूबर 1764 को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। सिख संप्रदाय की स्थापना का शुरू जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे, बाबर एवं हुमायूं। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे, बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की, गुरु नानक। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की, गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया, गुरु अंगद। अकबर ने किसे सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी के को कई गांव दान में दिए, गुरु अमरदास। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे, गुरु अमरदास। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे, गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था, गुरु रामदास।
किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ एवं आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन नामक निर्माण करवाया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। किसने अकाल तख्त जिसको ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है उसका निर्माण करवाया था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में। 1666 में गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छ, कड़ा रखने की अनुमति दी। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने मतलब फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा भी लिखा है। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। करा कि गवर्नर जनरल और वर्ष देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के समय हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग। 1845 से 46 में लॉर्ड हार्डिंग के समय है। लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है। अब देखिए गवर्नर जनरल, वायसराय और प्रथम और अंतिम। बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कौन थे? प्रथम रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर प्रथम थे रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम थे वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल रहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल बंगाल का अगर गवर्नर रहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल होगा तो प्रथम वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम तो वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, बंगाल छोड़कर भारत लग गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम होगा। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। भारत का वायसराय प्रथम जो होगा लॉर्ड कैनिंग, अंतिम होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी, अंतिम भी और प्रथम भी। फिर से देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का बात करेगा तो रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर का बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के गवर्नर जनरल लग जाएगा तो प्रथम वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर भारत का गवर्नर जनरल प्रथम लग जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का वायसराय लगेगा तो प्रथम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, वो एक सीरीज में चल रहा है। अंतिम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय का बात करेगा तो पहला भी श्री राजगोपालाचारी, अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी। बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। कह है कि भारत का द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव। भारत के में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1665 को। 12 अगस्त 1665 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 17। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए और राजा सीताब राय को बिहार के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए
उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खां को, और बिहार के लिए सिताब राय को, राजा सिताब राय को। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था बारिंग हेस्टिंग्स ने। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था का समाप्त किया था बारिंग हेस्टिंग्स ने। बारिंग हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया था। बारिंग हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन बंद किया था। बारिंग हेस्टिंग्स से मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। बारिंग हेस्टिंग्स के समय ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। बारिंग हेस्टिंग्स के समय ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया। बारिंग हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बारिंग हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। बारिंग हेस्टिंग्स के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना की गई थी। इसने कोलकाता में, मतलब बारिंग हेस्टिंग्स से कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 स्थापना किया था, 1781 स्थापना किया था। बारिंग हेस्टिंग्स के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय 1782 में स्थापना की, 1782 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। कौन? लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को भू राजस्व वसूलने हेतु रायतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने हेतु रायतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने हेतु महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। भू राजस्व वसूलने हेतु महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। हस्तक्षेप की नीति अपनाया था सर जॉन शोर ने। हस्तक्षेप की नीति अपनाया था सर जॉन शोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद 1798 में सहायक संधि किया था हैदराबाद 1798 में। मैसूर तंजौर सहायक संधि किया था 1799 में। 1799 अवध 1801 में अवध सहायक संधि किया था 1801 में। 1801 में पसवा 1802 में पेशवा सहायक संधि किया था 1802 में। 1802 में सिंधिया 1804 में सिंधिया सहायक संधि किया था 1804 में। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि 1816 में। अंग्रेज और एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि 1816 अंग्रेज और नेपाल सरकार के मध्य संगोल की संधि 1816 संगोली की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में लॉर्ड हेमस्टर्ड के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लॉर्ड हेमस्टर्ड के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? तो 1829 में धारा 17 के अंतर्गत। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा का समाप्त किया? 1829 में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल सलीमैन। भारत में ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमैन ने किया था। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलेनबरो 1843 में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलेनबरो 1843 में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलेनबरो 1843 में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार आरोप लगाकर अपने राज्य को मिला लिया था? सिक्किम को। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? सिक्किम को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अवध को कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया। वुड डिस्पैच की नीति कौन लागू किया था? डलहौजी ने शिक्षा संबंधी 1854 में। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलवाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक
विभाग का निर्माण विभाग का स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 में हुई। तार सेवा की शुरुआत 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में शुरुआत की गई। इसमें कम उम्र 18 सीमा से 18 से 23 रखी गई थी, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 रखी गई थी। किसके समय भारत में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय 1856। किसके समय भारत में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में। लॉर्ड कैनिंग के शासन अधिनियम 1858। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया है। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता 1857 को बनाया गया और इसे 1859 में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता किसके समय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय, और उसे 1859 में लागू किया गया। 1858 में भारतीय दंड संहिता बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद की सृजन हुई। महालेखा परीक्षक पद की सुनिए लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल 1856 से 1862 तक रहा। 1856 से 1862 तक रहा। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एलिंगन ने। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एलिंगन ने। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का को दमन किया था, दबाया था लॉर्ड एलिंगन ने। भारत में पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय। पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय। इसके लॉर्ड मेयो के समय 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। कृषि विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो के समय रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड लिंटन किसके शासनकाल में रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड लिंटन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1817 को। लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय सुशासन का जन्म लॉर्ड रिपन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस को निरस्त किया। लॉर्ड रिपन में 1882 में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में। लॉर्ड रिपन ने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने पुनः सिविल से परीक्षा में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 में। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में शैक्षिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में शैक्षिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कहकर संबोधित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कहकर संबोधित किया। कह रहा है कि दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में कर्जन के समय हुआ। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में कर्जन के समय हुआ। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। कर्जन के समय 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया। प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया। कर्जन के समय 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्लो मिंटो एक्ट पारित किया गया 1909 में। मार्लो मिंटो 2 के समय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्लो मिंटो एक्ट पारित किया गया 1909 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय को समय ही कांग्रेस को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 12 दिसंबर 1911 के प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया।
एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया कोलकाता से। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।